Our students, welcome to new class. I hope all are very well. Today our new topic is ionization energy. So now we start ionization energy. What is ionization energy? Or yeah, what is ionization potential? Ionization energy को in some time are also called ionization potential. What is ionization energy? Ionization energy states that the energy of an element is the minimum energy कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास एक कम से कम क्वांटिटी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम एक गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं वी से हियर सम एग्जांपल दैट इज द न्यूक्लियस and that is a its outermost valence shell. Here is a इलेक्ट्रॉन ये एक न्यूक्लियस है और ये इसका वैलेंस शेल है जिसके अंदर क्या है ये इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम हमें एनर्जी चाहिए होगी उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं ठीक है और यह आर आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन को स्टक ऑफ करने के लिए किसमें से वैलेंस शेल में से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या नाम देंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं इट्स यूनिट इन विच यूनिट द आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड कौन सा यूनिट ऐसा है जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं तो एनर्जी है एनर्जी का ऑलवेज यूनिट है द किलो जूल पर मोल ठीक हो गया एक मोल में से जो एनर्जी एक मोल में से एटम में के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम क्या नाम देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे या इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम भी देते हैं या किलो कैलोरी पर मोल का नाम भी देते हैं इसके एग्जांपल के तौर पर देखिए हमारे पास ये सोडियम मेटल है कोई एटम है ठीक हो गया इसमें से जब इलेक्ट्रॉन को हमने स्टक ऑफ किया इसके वैलेंस शेल में से तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड हुई उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं कितनी एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी what is the ionization energy of a sodium atom sodium gaseous atom that is MCQ we know that 496 you learn about that ionization energy types of ionization energy example of ionization energy are first ionization energy second ionization energy third ionization energy first ionization energy क्या होती है first ionization energy the energy is required to remove electron from a valence shell to remove one electron first electron from the valence shell when first electron is removed from an atom कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए पहले इलेक्ट्रॉन को स्टक ऑफ करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या नाम देते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी here we see that that is a nucleus that is a one electron that's electron to remove from the valence shell इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या नाम देते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए किसी भी एटम में से उसे हम क्या नाम देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे ठीक हो गया here we see that sodium metal atom है required energy to remove its valence electron first valence electron is called a first ionization energy that energy is a 496 kilojoule per mole second and third ionization energy what is second and third ionization energy when second या third इलेक्ट्रॉन को दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगी उसे हम सेकंड या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं ठीक हो गया हियर इज वन शॉर्ट क्वेश्चन व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी
कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ग्रेटर क्यों होती है, या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों होती है, या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से लेस क्यों होती है। तो उसकी वजह ये है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके होते हैं तो न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डिफिकल्ट होगा टू रिमूव द फर्दर इलेक्ट्रॉन। फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। कि इस वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ग्रेटर होती है किससे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इस वजह से लेस होती है क्योंकि एटम क्या हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक हो गया। तो उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन वही रहे। इट्स मीन न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की पावर है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले वो 11 के ऊपर लगा रहा था, अब तो 10 के ऊपर लगाएगा। जैसे कि हमारे पास ये सोडियम है, सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। 11 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन है। जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए पीछे, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक हो गया। That's why second ionization energy greater than the first ionization energy. Here we see that magnesium adds 1 electron to remove 738 kilojoule per mole energy. That is the first ionization energy. When second electron removed from the magnesium ion, that's magnesium. Here magnesium +1, ठीक हो गया। इस मैग्नीशियम +1 में से जो एनर्जी हमें, इस +1 में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, फर्स्ट या सेकंड टाइम। तो ये क्या है, ये वाली जो एनर्जी है वो कितने, 1451, मतलब फर्स्ट वाली का क्या हो गया, डबल हो गई है, ठीक हो गया, बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ गई है। ओके, नेक्स्ट वी सी दैट विच फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते वक्त किस किस का हमें रिटार्डेशन का हर्डल का सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, उसमें से न्यूक्लियस का, उसमें उस न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन को, उसके न्यूक्लियस के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, उतना डिफिकल्ट होगा। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज लेस होगी उतना इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, ईजी होगा। ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, हायर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। दैट कंडीशन फॉर आयनिक एलिमेंट्स, ठीक हो गया। पॉजिटिव चार्ज व्हेन सोडियम हैव वी हैव अ सोडियम एटम, हियर वी हैव अ सोडियम एटम, सोडियम, ओके, सोडियम +1, ठीक हो गया, सोडियम +1 है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, हमारे लिए डिफिकल्ट है, ठीक हो गया, क्योंकि एक तो वजह ये है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना क्या कर चुका है, लूज कर चुका है। अब पीछे जो शेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो हम जानते हैं, वी नो दैट नोबल गैसेस हैव अ स्टेबल, ठीक हो गया। नोबल गैसेस क्या होती है, स्टेबल होती है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनको रिएक्शन करने के लिए किसी की चीज जरूरत नहीं होती, ठीक हो गया। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी क्या होगी, वैलेंस शेल के ऊपर बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, ठीक हो गया। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे पास मैग्नीशियम की एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम क्या, ये देखें, मैग्नीशियम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए थी, जब दूसरा किया तो उसका डबल हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह जब हम देखते हैं ना कि एक हियर वी सी दैट एप्लीकेशन है हमारे पास, ये वाला देखे ना कि मैग्नीशियम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया 730, जब थर्ड को रिमूव किया तो कितना, डबल से क्या, 70 टाइम क्या होगी, टाइम एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, 7730 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक हो गया। जितना, क्योंकि चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक हो गया। दूसरा है एटॉमिक रेडियाई। ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा,
आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जितनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम होगा, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, टफ है। यही वजह है कि हाइड्रोजन बाज़ औक़ात हमारे पास किसके तौर पर एक्ट करता है, एनाइन के तौर पर, मतलब जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसा कि आप देखें कि हमारे पास सोडियम हाइड्राइड है, ठीक हो गया। सोडियम के साथ जैसे ही इसने रिएक्ट किया तो इसने क्या बना दिया, सोडियम हाइड्राइड Na पॉजिटिव। सोडियम ने तो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया है, हाइड्रोजन ने, ठीक हो। यहाँ पे हाइड्रोजन की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ये -1, ठीक हो गया। और सोडियम के आपके पास +1, ठीक हो गया। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से निकालना टफ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास और फैक्टर क्या है इसके बजाय, जो शील्डिंग फैक्टर मेन फैक्टर है। जितना हमारे पास शील्डिंग फैक्टर ज़्यादा होगा इनर शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान, उतना आयनाइजेशन एनर्जी क्या हमें कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो शेल हैं, उनका इनर शेल है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी रिपल्शन बढ़ जाएगी। जब रिपल्शन बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, अवे हो जाएगा, जिसमें से हमें कम एनर्जी लगा के उस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है। वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट्स इलेक्ट्रॉन। जितना शील्डिंग फैक्ट कम होगा उतना इनर शेल रिपल्शन जितनी कम होगी, शील्डिंग फैक्ट उतना कम होगा, उतना ही डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। जैसे कि हाइड्रोजन की एग्जांपल देख लें, ठीक हो गया। लिथियम की एग्जांपल देख लें। नेक्स्ट है that is we have some graphical representation. We say that first ionization energy and atomic number. We see here on x-axis atomic number increases 10, 20, 30. Here we have some elements. Hydrogen ionization energy less, helium is maximum, ठीक हो गया। इसको हम देखेंगे इसके पीरियोडिक ट्रेंड को जब देखते हैं। फिर देखें यहाँ पे हीलियम के बाद लिथियम, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि ये सेकंड शेल है, ये क्या है, फर्स्ट शेल। लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरान की कम हो गई है। दैट इज अ मेन क्वेश्चन, बोरान की एनर्जी यहाँ पे कम क्यों है। फिर बोरान के बाद कार्बन, नाइट्रोजन के बाद क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन, ठीक हो गया। उसके बाद फिर फ्लोरीन और उसके बाद फिर क्या हो गया, नियॉन। तो यहाँ पे देखें कि हमने तो कहा था कि जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के देख लेते पहले कि पीरियड के अंदर अलॉन्ग अ पीरियड, आयोनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, ठीक हो गया। क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है पीरियड के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास बोरान से लिथियम, बोरान, बेरिलियम की बोरान से एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, कम है, बोरान की क्या है, ज़्यादा है। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो बोरान है इसका जो वैलेंस शेल है वो क्या है, एस है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में। और बेरिलियम के केस में एस ऑर्बिटल में। बोरान के केस में क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में है। तो पी ऑर्बिटल, जो पी सब शेल है या पी ऑर्बिटल है, वो न्यूक्लियस से थोड़ा अवे है, जिसके जैसे इनके इनर शेल, सब शेल के अंदर रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन में। इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, यहाँ पे टफ है। यहाँ पे मैं देखो ये ड्रा करता हूँ, इसको ड्रा करते हैं कि हमारे पास है हियर वी सी दैट बेरिलियम, Be and a boron. We know about boron have a atomic number 5, ठीक हो गया। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s 2 and a 2p 1. Here we have a p1. That electron is a single electron, and single electron easily removed from p orbital, p subshell, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें जब बेरिलियम के केस के अंदर देखें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 4। यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करते हैं। यहाँ पे है पी ऑर्बिटल, आपके पास नहीं है। यहाँ पे क्या एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस से करीब होता है, नियरेस्ट होता है, जिसके न्यूक्लियस की इसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसमें दैट्स रीजन इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, टफ है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू बोरान से।
बोरॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी इस वजह से थोड़ी कम है, ठीक हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर आ जाता है, ठीक हो गया। तो नाइट्रोजन की क्या है, ज़्यादा है, ऑक्सीजन की क्या है, कम है। हमें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा चाहिए थी। यहाँ पे जो हमारे पास एक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 5th यूनिट के अंदर लॉज थे हमारे पास कि n+l रूल था, ठीक हो गया। उसके बाद हुंड्स रूल था, उसके मुताबिक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस शेल के अंदर जितना हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा, वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो नाइट्रोजन का जो p सब शेल है वो क्या हाफ फील्ड है, ठीक हो गया। ऑक्सीजन के अंदर जो p सब शेल है वो क्या है, पार्शली फील्ड है। इट्स मीन कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन से एटॉमिक नंबर है वो क्या है, हमारे पास 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, ठीक हो गया। 8 एटॉमिक नंबर है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 2p क्या आते हैं, 4, ठीक हो गया। 2p 4 इलेक्ट्रॉन है। तो p ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। तो जब हम इसके अंदर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो कैसे करते हैं, 2px1, ठीक हो गया, 2px, 2py एंड 2pz। 1 electron in a px, 1 electron py, 1 electron in a pz. Further 1 electron go to px. That 1 electron, when 2 electron in the same orbitals opposite spin, that electron repel to each other. That p orbital is unstable. To that reason, to remove that electron is very easy. That's why oxygen ionization energy less as compared to nitrogen. When nitrogen case atomic number is 7, that is a p orbital is a half filled, ठीक हो गया। p ऑर्बिटल ये जो है ना हमारे पास क्या है, हाफ फील्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसमें से ये जो ऑर्बिटल है वो क्या है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल के अंदर वो क्या है, ज्यादा स्टेबल हैं, ठीक हो गया। ये pz है, इसको मेंशन कर देते हैं, ठीक। जिसकी वजह से नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के, ठीक हो गया। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखें ये नोबल गैसेज टॉप के ऊपर जितने भी आपको ये लाइनें नजर आ रही हैं, टॉप के ऊपर क्या है आपके पास नोबल गैसेज, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हम यहाँ अब देखते हैं इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर हम आयोनाइजेशन लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे थे कि पीरियड के लॉन्ग क्या होती है, बढ़ती है, ठीक हो गया। उसकी वजह क्या, इट इज बिकॉज अलॉन्ग द पीरियड पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज। उसकी वजह क्या है, पॉजिटिव चार्ज, शेल तो सेम है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड है तो उसके अंदर क्या है, फर्स्ट शेल है हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम है। एक शेल के अंदर हाइड्रोजन के अंदर एक है, दूसरे हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा पीरियड है उसके अंदर 2 शेल आएंगे, तीसरे में 3, चौथे में 4 शेल, ठीक है। शेल सेम रहता है, लेकिन उसके साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी शेल के अंदर आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है हमारे पास बढ़ते जाते हैं, ठीक हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। Because along the period positive charge on the nucleus increase due to increase in atomic number, but number of shell क्या है सेम, जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, टफ हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से हीलियम जो नियोन नोबल गैस है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। This high positive charge on the nucleus powerfully attract electron inward, resulting in the decrease of ionization potential, ठीक हो गया। जब हाई पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के ऊपर, पावरफुल अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी बढ़ जाएगा, डिक्रीज नहीं बढ़ जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा चाहिए होगी, ठीक होगा। इन ग्रुप, जब ग्रुप की बात करते हैं दैट्स इज अ इंक्रीज नॉट अ डिक्रीज। इन ग्रुप, जब ग्रुप की बात करते हैं डाउनवर्ड टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन शेल बढ़ने से उसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमें कम लगानी पड़ती है वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक हो गया। मोर एवर एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज, वही बात, हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, बट इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सीजियम टू लिथियम, ठीक हो गया। कि हमारे पास यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, लिथियम की निस्बत सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है क्योंकि रेडियस इसका बढ़ गया,
ये देखें डाउनवर्ड एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक हो गया। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होगी, ये ऊपर से नीचे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नीचे से ऊपर क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक हो गया। ओके, द डिक्रीज इज रैपिड अप टू फोर्थ पीरियड एंड स्लाइड फॉर सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड। ठीक हो गया। ये जो डिक्रीज है ये फोर्थ पीरियड तक तो क्या है, रैपिडली है। ठीक हो गया। लेकिन ये जो सिक्स और सेवंथ है इसके अंदर फिर हमारे पास लेंथनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, ये वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता है, इसके अंदर थोड़ा इंक्रीज फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है वे ये सम डायग्राम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज टुवर्ड द राइट, राइट की सेम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। देखें ये साइज देखें इस न्यूक्लियस के शेल का और इसका न्यूक्लियस का देखें। ठीक है, वाज़ नजर आ रहा है, ऊपर से नीचे ये देखें बढ़ रहा है। ठीक हो गया। इन अ ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज विच क्या है, डायमेंश द पावर ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की जो पावर है उसको क्या कहते हैं, कम कर देते हैं। पीरियड के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या सेम रहते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियस बिकम कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन मोर क्लोजली, इसकी वजह न्यूक्लियस इस काबिल हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाने के। ठीक हो गया। उसके बाद क्या, आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन किसके साथ, नोबल गैसेस के साथ। नोबल गैसेस के साथ इसका क्या रिलेशन है, इन पीरियड नोबल गैस हैव अ ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी। हमने पहले कहा कि नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी वजह क्या है, दे हैव अ कंप्लीटली आउटर मोशन, इनके आउटर मोशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, दस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये भी है आयनाइजेशन एनर्जी की कुछ एप्लीकेशन है, वो देखते हैं क्या है एप्लीकेशन। फर्स्ट इसकी क्या है, इंडिकेशन ऑफ मेटेलिक करैक्टर, कि हमें जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से पता चल जाता है कि कौन से एलिमेंट मेटल हैं और कौन से नॉन मेटल हैं। जितनी एलिमेंट्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी लो आयनाइजेशन एनर्जी वाले, जितने देखें ये फर्स्ट ग्रुप वाले सेकंड ग्रुप वाले हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। इनमें इसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, जिसकी वजह से जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना वो क्या करेंगे, मेटालिक बिहेवियर शो करेंगे। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी उनकी ज्यादा होगी उतना वो क्या होंगे, हमारे पास नॉन मेटालिक बिहेवियर, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, लेफ्ट टू राइट क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़े, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये क्या है हमारे पास नॉन मेटल है। जिनकी इंटरमीडिएट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जैसे कि हमारे पास ये डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया, ये क्या है हमारे पास मेटलाइड्स हैं। सॉरी, ये हमारे पास फिफ्थ के ये कुछ एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ से टिन हो गया हमारे पास, एंटीमनी हो गया, टेलेरियम पोलोनियम हो गया, ये हमारे पास किस में आते हैं, मेटलाइज में, जिसकी इंटरमीडिएट ना तो ज्यादा मैक्सिमम हो ना ही मिनिमम हो एनर्जी। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि हमें सॉरी इंडिकेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि हमें ये भी बताते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से पता चलता है कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड एविडेंस फॉर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमारे पास मैग्नीशियम है, अगर हम मैग्नीशियम के अंदर देखते हैं कि इसके जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया कितनी 730 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए थी, सेकंड को रिमूव किया कितनी चाहिए 1451 किलो जॉल पर मोल, जब थर्ड को रिमूव किया कितना 7730 किलो जॉल पर मोल, that is a much more difference, it's mean that have a no third electron. ठीक है, if available that electron is a complete shell to remove that electron from a complete shell. ठीक हो गया, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट शेल में से रिमूव करना पड़ा है, तो यहाँ पे कोई हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास हैं, इजीली जो रिमूव हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इट्स मीन इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमें बताता है इंडिकेशन नेचर ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड किस तरह का है, क्या आयनिक कंपाउंड है कि कोवलेंट कंपाउंड है, कि जितना हमारे पास, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ए और सेकंड ग्रुप ए के एलिमेंट हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये क्या बनाएगा, आपके पास आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। जितना कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर क्या होंगे, चार्ज होगा फर्स्ट और सेकंड वाले, तो वो किटाइन किसी भी एनायन के साथ मिलके क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकालने का कम एनर्जी चाहिए, तो बॉन्ड क्या होगा, आपके पास आयनिक नेचर होगा। जिसके एलिमेंट्स विद इंटरमीडिएट आयनाइजेशन एनर्जी, अगर एलिमेंट की इंटरमीडिएट आयनाइजेशन एनर्जी है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ। सो दैट्स उसके बाद क्या है, स्टेबिलिटी, एक और एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन गैस फेस एटम एंड आयंस आर आइसोलेटेड एंड हैव नॉट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जो एटम हमारे गैसियस फेस के अंदर क्या होते हैं उनका दूसरे एटम के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होते हैं। इनकी क्या है, हायर आयनाइजेशन एनर्जी, हायर स्टेबिलिटी, जैसे कि हमारे पास नोबल गैसेज हैं, ठीक हो गया, उनकी क्या स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो दैट्स इज आवर टॉपिक टुडे, आवर टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप you understand very well.
If any question, any problem, to mention below the links and or discuss in a group. Okay, students. Allah Hafiz. Take care. Stay home and safe life.